Could anyone recall us what we had learned in the previous class? Risha, what did we cover in the previous class? So, about operators, Okay, and we have done two programmings. yeah. I think you had shared your program with ma'am, and ma'am had discussed it or shared it with me. Yes, sir. So you had taken 4 variables, right, Risha? Yes, sir. वेयर आपने इनपुट के लिए ए एंड बी 2 वेरिएबल कंसीडर किया था एंड उसके बाद सी में सब्ट्रैक्शन एंड डी में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर आपने कर लिया. Yes. ओके. एक मिस्टेक है स्कैनएफ में, इफ यू कुड सी ओवर देयर, डबल कोट्स स्टार्ट हुआ परसेंटेज डी एंड देन डबल कोट्स आपने बंद करना भूल गए. Yes, sir. ठीक है, वो एक मिस्टेक था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड. या अगेन प्रिंटफ लास्ट वाला जो है उसमें एक मिस्टेक है, वो परसेंटेज डी के बाद डबल कोट्स अगेन मिस हो गया है. Yes, sir. ओके. Apart from that, yes, the sequence is correct, the formulation and everything looks perfect. Fine, good. रवि आपने ट्राई किया था क्या? यस सर, बट वो कंप्यूटर में हो नहीं रहा था. कंप्यूटर में हम ट्राई किए थे. ओके, ठीक है. So in the previous class we understood about the concept of operators. Definition हमने समझा और उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग देख रहे थे. तो वहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट किए हैं जहाँ पे 5 तरह के सिंबल्स हमको मिलते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. या ठीक है. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा था. देयर आर कपल ऑफ मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वन सच ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर इज द रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है. क्या है कि रिलेशन डिफाइन करता होगा. सो देयर माइट बी और देयर हैज टू बी टू और मोर थिंग्स जिनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे टेस्टिफाई हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज द लेस देन और लेस देन इक्वल टू. वी यूज द ग्रेटर देन or greater than equal to. We have to equate two things or to verify whether two things are equal or not. तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं double equal to and two things are different or not, वहाँ पे not equal to symbol use करते हैं. So these belong to the relational operators. Relational operators mostly are being used जहाँ पे हम लोग को एक result testify करना है कि एक provided given logic या प्रोवाइडेड गिवन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, प्रोवाइडेड गिवन कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वैसे जगह पे हम लोग ये रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं. या उल्टा अगर बोला जाए कि ये रिलेशनशिप्स जो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स को या एक लॉजिक को टेस्टिफाई करने के लिए बनाया गया. यहाँ तक बात सही है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कोशिश करेंगे आज इवेल्युएट कर लेने का. नेक्स्ट बिग थिंग इज द
use of another set of operators that are known as logical operators. So we have logical and, logical or, and logical not. Okay, there are three types of logical operators. लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसा कि नाम बन रहा है लॉजिक्स पे काम करते हैं, तो जो कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उन कंडीशंस में अगर हम लोग को लॉजिकल एक्सप्रेशंस को टेस्टिफाई करना हो कि वेदर ये लॉजिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं या नहीं है, तो एक कंडीशन हम लोग पुट डाउन करते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हो सकते हैं। लेट्स से एक कंडीशन है जिसके दो पहलू हैं। अगर उन दोनों पहलू या दोनों एस्पेक्ट को हम लोग अगर टेस्टिफाई कर रहे हैं एंड इफ बोथ द sequences or the components are true or correct, only then logical AND will generate a true or correct value, otherwise it will generate a false or incorrect value. Incorrect तो नहीं बोलना चाहिए, incorrect का मतलब error हो सकता है या आउट ऑफ द ऑर्डर एक अनऑर्डर्ड रिजल्ट हो सकता है। इनकरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉल्स पार्ट एक होगा। लेट्स से कि वी टॉस अ कॉइन, है ना, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है। आइदर आपने जो कॉल किया है वो, लेट्स से आप हमने टॉस किया कॉइन को, आपने कॉल किया हेड्स, तो मोस्ट लाइकली या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। So similar to that, we also put down some conditions which are always going to be either true or false. तीसरा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। वैसे सिचुएशन में वैसे सिचुएशंस में अगर हम दो एस्पेक्ट को रख रहे हैं क्या, कि अगर मुझे एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो उसके दो पहलू या दोनों कंपोनेंट्स ट्रू होने चाहिए, तभी जाकर के ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा। अदरवाइज अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो इट वोंट जस्टिफाई। ये हमारा लॉजिकल एंड कहता है कि दोनों एस्पेक्ट ट्रू होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है कि दोनों में से कोई एक एस्पेक्ट भी अगर ट्रू होता है मिनिमम, तो दैट विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर अस टू कंटिन्यू। सो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स इन लॉजिकली या लॉजिकल वे। जस्ट वेट, आई कनेक्ट विद माय सिस्टम। ठीक है, ये दोनों जो ऑपरेटर हम लोग बोल रहे हैं ये दोनों हैंड इन हैंड फ्लो करते हैं, और मोस्ट लाइकली अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स को ग्रुप्स में फॉलो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, देन मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में अभी आ जाएगा। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। Okay. So when I'm talking about relational operators, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। एनीवन हैज एनी आइडिया कि यहाँ पे डबल इक्वल टू सिंबल क्यों यूज किया जा रहा है? नो सर। Okay, see, we also have this single equal to, हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंगल इक्वल टू। दिस सिंगल इक्वल टू इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? लेट्स से इफ आई एम राइटिंग x इक्वल टू y,
या फिर हम लिख रहे हैं z इक्वल टू 12 समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब होता है यू हैव टू असाइन द वैल्यू ऑफ y टू द गिवन वेरिएबल x। इसका मीनिंग होता है यू हैव टू असाइन द वैल्यू 12 टू द गिवन वेरिएबल z। दैट्स व्हाई ये वैल्यू असाइन करने के लिए, ये कंपेयर करने के लिए नहीं यूज होता है। ओके, सिंगल इक्वल टू इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज असाइन करने के लिए, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दिए, या फिर एक वैल्यू को हम लोग दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दिए। सो देयर यू फाइंड द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जब भी हमको कंपैरिजन करने बोला जाए कि वेदर टू थिंग्स आर इक्वल और नॉट, ऐसा क्वेश्चन में आपको कहीं अगर समझ में है कि यहाँ पे हमको इक्वालिटी चेक करना है कि दो चीज बराबर है या नहीं, दो वैल्यूज बराबर है या नहीं, वहां पे हम लोग ये डबल इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है, दिस डबल इक्वल टू सिंबल इज नोन एज इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या है? दिस इज नोन एज इक्वालिटी ऑपरेटर। इट चेक्स वेदर टू थिंग्स आर इक्वल और नॉट। तो दो थिंग इक्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग को पहला शर्त तो ये है कि दोनों चीज एक ही जैसा होना चाहिए। हाउ कैन आई कंपेयर 1 kg विथ 1 लीटर? ठीक है, कुछ साइंटिफिक वे होगा जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बट आर द टू यूनिट्स इक्वल? नो, दो टू थिंग्स आर नॉट इक्वल। क्या हम बोल सकते हैं 1 kg और 1 लीटर बराबर होता है क्वांटिटी? नो, डेफिनेटली डेफिनेटली देयर माइट बी सम डिफरेंस। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमको दो चीजों को बराबरी या दो चीजों का बराबरी चेक करना है तो पहले दोनों चीज एक ही यूनिट जैसा होना चाहिए। लेट्स से दो नंबर को हम चेक कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि एक नंबर इंटीजर टाइप है, दूसरा फ्लोट टाइप है, फ्रैक्शनल टाइप। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ टाइप कास्टिंग कर सकते हैं चेक करने के लिए आगे चल करके। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग टू डिस्कस। आज उसको देखते हैं, हम लोग पुट डाउन करके देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट जनरेट करता है। बट दो नंबर को तुम कंपेयर कर सकते हो ना, दोनों नंबर बराबर है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दोनों नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, इंटीजर टाइप हो, फ्लोटिंग टाइप हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा हो, दोनों अगर सेम टाइप के हैं, नंबर्स हैं या दोनों कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तब कंपैरिजन हम लोग का पॉसिबल है, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। नॉट इक्वल टू इज विद एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सिंगल इक्वल टू, बाकी सारे रिलेशनशिप्स वैसे ही। ओके, अब इनका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो इनका यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग इफ एल्स कंडीशंस को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इफ एल्स जैसे कंडीशंस को हम लोग यूज करेंगे। नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और इसको हम लोग तुरंत से एक सीक्वेंस में ना डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। सो बी रेडी, जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप इसको एनालाइज कीजिए। इफ यू हैव द पेन एंड पेपर, ट्राई टू राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, सो वंस आई राइट एंड कंप्लीट डाउन द क्वेश्चंस, आई विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, सो दैट हम लोग इसको डिस्कस करके क्लियर कर पाए एक फ्लो में। फर्स्ट क्वेश्चन इज WAP, राइट अ प्रोग्राम टू
Okay, so here we have 5 questions. पहला 4 क्वेश्चन तो या पहला 3 क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि एरिया कैलकुलेट करना है एक 2 डायमेंशनल एंटिटी का, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ठीक है? मैथमेटिकल चीज़ है, everyone of us might be knowing the or one should be knowing the formula for calculating the area of square, rectangle and circle. At least ये तो हम लोग सबको पता होना चाहिए minimum. Yes, sir. Right. So, Ravi, if I could start from you, how to calculate the area of a square? What is the formula? Side into side. Very good. So, A defines the area is side into side. Very good. Well done. Risha, what about area of rectangle? The length into breadth. Very good. LNGTH length into width हम कर दे रहे हैं. And the area of circle कोई बताएंगे? The Pi pi r r. square. Very good. Well done, both of you. Pi r square, right? So मेरे कीबोर्ड में pi नहीं है symbol. How to write pi? So 3.14. 3.1. Yeah. How did you come to know that कि pi का value 3.14 होता है रवि? 22/7 सर पाई का वैल्यू है. Okay, so 22/7 is the value of pi and उसको divide करने से 3.14 मिलता है. 3.14 into r square आपने बोला तो I could write r into r. ठीक है, तीनों फॉर्मूला सही है ऋषा? Yes, sir. फाइन, वेल डन. नाउ हमने साइड में फॉर्मूला क्यों लिखा? जस्ट टू, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे यस्टरडे के, वंस यू रीड आउट द क्वेश्चन, ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला, इफ अगर कुछ फॉर्मूला उसमें रिक्वायर्ड है तो. हम लोग को एरिया कैलकुलेट करने बोला एक 2 डायमेंशनल फिगर का एंटिटी का, so we know the formula, so we have written it down. लिखने से हमको फायदा क्या पहुंच रहा है? If I consider the first problem, okay, first problem, यहाँ पे हमको पता चला कि हमको कितना वेरिएबल चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कितना वेरिएबल चाहिए इनपुट कराने के लिए, कितना वेरिएबल चाहिए हमको कैलकुलेशन के लिए, और क्या कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए आउटपुट के लिए, या इतने में हमारा काम बन जा रहा है. So here if I can see, we require at max 2 variables, isn't it? Because हम लोग जब बोल रहे हैं साइड इंटू साइड और स्क्वायर का हम लोग को पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. सो अगर एक साइड अगर मेरा 10 सेंटीमीटर का है, डेफिनेटली बाकी सारे साइड्स भी 10 सेंटीमीटर के होंगे, तभी तो स्क्वायर बन रहा है. स्क्वायर का डेफिनेशन ही बोलता है कि ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल. सो इफ आई नो द side or the length of one side only, that is sufficient for me to calculate the area of square. So एक हमको वेरिएबल चाहिए इनपुट कराने के लिए साइड, दूसरा हमको वेरिएबल चाहिए जो कि उसका एरिया रिजल्ट स्टोर कर रहा होगा ए नाम से या किसी भी नाम से, एंड द फॉर्मूला दैट वी रिक्वायर इज ए इक्वल टू साइड इनटू साइड. इतना बात जब हमको पता चल गया है, हम लोग तुरंत से प्रोग्राम बना सकते हैं. इज इट पॉसिबल कि हम लोग का प्रोग्राम बन पाएगा? yes, sir. ओके. रवि, व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? इसमें हमको कितना वेरिएबल चाहिए होगा? सर 3 वेरिएबल्स. वेरी गुड. इनपुट के लिए कितना चाहिए और आउटपुट के लिए कितना? सर इनपुट के लिए 2, आउटपुट के लिए 1. Very good. Well done. Now, coming to the third one. Risha, what about third one? Please explain. So we need 2 variables. Okay. One for input and one for output. Okay. But the Yes. third one is a bit different as compared to the first two. पहले दोनों से तीसरा थोड़ा डिफरेंट है. क्यों? पहला तो कि यहाँ पे सर मैं कैलकुलेशन में कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है, चलो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट टर्म हमको बस लिख देना है और वो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लेके हम r इंटू आर कर दिए हैं. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके, फर्क ये पड़ता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कौन से टाइप का दिख रहा है? ये 3.14 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना? तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए तो हम लोग डेफिनेटली हमें फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट में तो होगा नहीं. एंड सेकंड थिंग, हम लोग कांस्टेंट के लिए तो डेटा टाइप यूज करते हैं ही नहीं, तो आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? द थिंग इज दैट
इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन हमको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन में एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब एक फ्लोट वैल्यू है, या एक ऐसा वैल्यू जो फ्लोट डेटा टाइप को सिग्निफाई कर रहा है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू के साथ बाकी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो मोस्ट लाइकली, है ना, मोस्ट लाइकली या मोस्ट कॉमनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी फ्रैक्शनल मिलेगा। इसका मतलब है आप जो यहाँ पे a इक्वल टू जो ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर करोगे, वो पूरा का पूरा रिजल्ट एक फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए। इससे पता ये चल रहा है कि a का डेटा टाइप जो होगा वो इंट मोस्ट लाइकली नहीं होगा, है ना। आप ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे प्रोग्राम्स में जहां पे आपका एक एक्सप्रेशन में एक ऐसा वैल्यू मिल जा रहा है या मोस्ट लाइकली आपका रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शनल मिलने वाला है, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रख करके अपना लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल का डेटा टाइप चुनना पड़ेगा। अब किसी ने सोचा कि पहले दो में तो हम लोग a का वैल्यू या a वेरिएबल का वैल्यू हम लोग इंट में ले रहे थे, इसमें भी इंट में ले लेंगे बाय डिफॉल्ट। नहीं, यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। एक प्रोग्रामर के डेटा टाइप गलत चुनने से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे पास होते होते फेल हो सकते हैं, क्वालिफाई होते होते वो रह सकते हैं, डिस्टिंक्शन आते आते पीछे छूट सकता है, आपकी ग्रेड्स अलग अलग आ सकते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट इतना इम्पैक्टफुल है या इतना प्रोडक्टिव है कि उसके बेसिस पे किसी का लाइफ या किसी का जॉब बना हुआ है, किसी का करियर रुक सकता है, खराब हो सकता है, बन सकता है, बिगड़ सकता है। सो कैन यू थिंक अबाउट इट कि आपका एज ए प्रोग्रामर कितना जिम्मेदारी है ना। अर्लियर समवेयर डाउन द लाइन आई यूज्ड टू थिंक, जब हम लोग आईटी, सीएस आईटी लेकर के पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो मन में ख्याल आता है कि चलो अच्छा हुआ भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, वरना किसी को शॉर्ट सर्किट से किसी का जान चला जाता मेरे चलते, हमारी कोई कैलकुलेशन की गलती से। थैंकफुली हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे दवा गलत लिखने से किसी की जान जा सकती थी। तो आईटी में ऐसा कोई रिस्क फैक्टर तो दिखाई नहीं देता। बट अगेन इफ यू सी कि आप अगर एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे रेलवेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें रिजल्ट इवैल्यूएट ऑनलाइन होते हैं सारे कुछ। कट ऑफ मार्क दिया जाता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट इवैल्यूएट होता है कि कितने लोग कट ऑफ को पार किए, उनका लिस्ट निकाल करके सिस्टम में डाल दो। अगर उसमें एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर एक छोटा-सा भूल कर जाए कि उसने डेटा टाइप ही अपना गलत ले लिया है, कैन यू इमेजिन कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जिनका रिजल्ट इम्पैक्ट हो सकता है। मे बी आपके गलत डेटा टाइप सेलेक्ट करने के कारण वो कट ऑफ क्लियर करते-करते रह गए। है ना? यही होता है, 0.5 मार्क्स से मेरा कट ऑफ छूट गया, 1 मार्क से, 1.5 मार्क्स से मेरा कट ऑफ छूट गया। तो ये डेटा टाइप अगर आप गलत ले लेते हो, आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपने एक छोटा-सा डेटा टाइप चेंज कर दिया, शायद ये एप्लीकेशन में कोई ये भूल को पकड़े भी नहीं, ये नज़रअंदाज हो जाएगा। बट रियलिस्टिक वे में अगर इसको इवैल्यूएट करके, जज करके देखा जाए, तो ये कितने लोगों का रिजल्ट इम्पैक्ट कर रहा है। So that is where the responsibility lies as an IT or a professional or an engineer, जहाँ पे हम एक छोटे से छोटे चीज़ को भी बारीकी से या उसके इम्पोर्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करें। ये डेटा टाइप ही तो है सर, कोई भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप ले लेते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर अस। नो, ड्यू इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्मॉल वैल्यूज, और हर वैल्यू पे अटेंशन टू डिटेल हमारा जाना चाहिए कि व्हाई हियर वी आर सेलेक्टिंग इंटीजर डेटा टाइप, क्यों हम लोग यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे कोई डिफरेंट डेटा टाइप क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि इसका इंपॉर्टेंस कितना हाई है। ठीक है, Yes, sir. so whenever you try to solve a problem, enough emphasis should be given on data type, how many variables, number of variables for input, number of variables for output, और इस पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मोस्ट लाइकली कौन से टाइप का होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका डेटा टाइप सेलेक्ट होगा। सो यस, पहले दो एग्जाम्पल के लिए हम लोग जितने भी वेरिएबल्स अपना कंसीडर कर रहे थे, चाहे वो इनपुट के लिए हो या आउटपुट के लिए हो, सब एक जैसा हो सकता था, ऑल ऑफ इंट टाइप, ऑल ऑफ फ्लोट टाइप। ओके, लेकिन थर्ड वाले में क्या हो रहा है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन कि क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू मिल गया है जो कि नॉन इंटीजर है,
और वो एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व्ड है कैलकुलेशन में, तो मोस्ट लाइकली मेरा कैलकुलेटेड रिजल्ट जो आएगा वो भी एक नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा। एंड फॉर दैट रीजन आई नीड टू मेंशन दैट द वेरिएबल a must also be of non integer type. So based on that, can I expect कि आप लोग ये 3 क्वेश्चन का आंसर या प्रोग्राम बना पाओगे? Yes, sir. ठीक है, Yes. let's select anyone, all of us. Let's say Risha being the okay, आप select करो कौन सा आपको इसमें करना है. Which one would you like to solve? तो फर्स्ट वाला। First वाला. Okay, why first one? Easy लग रहा है इसलिए? हाँ, थोड़ी इजी लग रही है। Okay, Ravi, which one would you like to pick? Second one, sir. Second one. I was expecting कि कोई third one को pick करेंगे. Okay, never mind. आप लोग पहला 2 बना दो, मैं तीसरा बना देता हूँ. यस सर। Okay, so I have written down the solution for the third one. सही लग रहा है आप लोग दोनों को? Kindly see to it. Yes, sir. यस सर। Fine. रन करते हैं इसको. So input the radius, right? So I give it, let's say, अपना काम आसान करने के लिए हम लोग 10 दे देते हैं ना. 10 into 10 into 3.14, तो 314 मिलना चाहिए आंसर. या 314.00000, राइट. सो ये सही आ गया. अब एक छोटा सा ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बदमाशी कर लेते हैं कि रेडियस का वैल्यू देखो ऐसे भी वो मांग रहा था हम लोग को किसमें, परसेंटेज एफ में, फ्लोट में. तो बट हमने इंटीजर में दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो 10 को 10.0 कर दिया. बट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट हम यहाँ पे रेडियस को इंटीजर टाइप कर दे रहे हैं और यहाँ पे परसेंटेज डी कर देते हैं. ठीक है, अब जब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो अगर हम फिर से हम 10 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.314.00 देगा हमको रिजल्ट, वही सेम आंसर आ रहा. बट व्हाट इफ बाय मिस्टेकन I take the value as let's say 2.5, है ना. We have written data type of R as int, integer टाइप का वैल्यू भी यहाँ पे इनपुट कराने के लिए scanf में मेंशन कर दिए हैं. बट बाय मिस्टेक या जानबूझ करके यहाँ पे डेलिबरेटली हम लोगों ने एक फ्रैक्शनल वैल्यू दे दिया है.
अब देखते हैं रट करके आउटपुट क्या आएगा। क्या ये सही आउटपुट दे रहा है? एनीवन हु कुड जस्टिफाई कैलकुलेट करके? 2.5 into 2.5। ओके, थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, चेक करते हैं। टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट इंटू 0.5 इंटू 3.14। 6.2 सो हम लोग को आंसर मिलना चाहिए था 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3.14, 19.625 मिलना चाहिए, बट वो 12.560 दे रहा है। ठीक है, ये कैसे आया? एनी गेसेस? एनी गेसेस फ्रॉम बोथ ऑफ यू? नो आप सर। कैलकुलेटर निकालो एंड यू परफॉर्म 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3.14, सो 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, but instead of that वो result दे रहा है 12.5600। ऋषा, any guesses? No? Okay, देखो हुआ क्या, we have considered r variable as of integer type। इनपुट भी जब करवा रहे हैं तो वो इंटीजर टाइप का हो रहा है। तो यह इनपुट तक में क्या हुआ, जब यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में हम डाल करके जब हम इनपुट किए रेडियस का वैल्यू, तो जानबूझ करके या जाने अनजाने हम लोगों ने एक फ्रैक्शनल वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे तो परसेंटेज डी लिखा, मतलब इट इज एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा है और हम कुछ और दे रहे हैं, विच इज बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेशन, विच इज बियॉन्ड द रूल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, के आप एक पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो इन अ वेरिएबल, बट यू आर गेटिंग सम अदर टाइप ऑफ वैल्यू। सो टाइप्स कैन नॉट बी, उसमें वेरिएशन हम नहीं ला सकते हैं कि चाहिए था कुछ डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन आप कुछ और फोर्सफुली दे रहे हो। तो वो क्या करता है, वो फोर्सफुली इस फ्रैक्शनल वैल्यू में से फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर दे रहा है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल पार्ट को खुद से डिस्कार्ड कर दिया, मतलब 2.5 जब हम इनपुट ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 2.5 में से 0.5 को डिस्कार्ड करके सिर्फ 2 को आगे लेके बढ़ा रहा है, जस्ट बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। तो वो 2.5 में से 0.5 को डिस्कार्ड करता है। सो अल्टीमेटली वो सॉल्व क्या कर रहा है, 3.14 इंटू 2 इंटू 2, और जब आप इसको इवेल्युएट करते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो 12.56 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो आपके गलत डेटा टाइप भी ले लेने से कई बार यहाँ पे वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो ये इसमें अब इमेजिन करके देखो, लेट्स से तो ये इस प्रॉब्लम के लिए तो चलो ठीक, कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन जब इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं तो भाई किसी का हिस्से का जमीन आप इतना हिस्सा आप खा जा रहे हो या कम उसको दे रहे हो, किसी को कैलकुलेशन में आप गलत वैल्यू इवेल्युएट करके उसको कुछ पैसा कम दे रहे हो, या उसके हिस्से का कुछ फैक्टर आप हटा दे रहे हो कैलकुलेशन से। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप इज, कि कितना इम्पोर्टेंस हम लोग को देना चाहिए अपने डेटा टाइप पिक करने में। Okay, so the first three questions have been solved. Fourth question, what is the formula for calculating the simple interest? Anyone? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। Very good. PRT by 100 हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, principal into rate into time by 100. Again, if I see this formula, we have P into R into T and whole divided by 100. So बिल्कुल हम लोग मैथ्स में पेन पेपर पे कुछ इस तरह से ही लिखते हैं, या पी आर टी बाई 100 लिख लेते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं भी देने से वो समझ में आ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे नेसेसरी है कि हम लोग यहाँ पे हर सिंबल को मेंशन करें। ऑल्सो हम पेन पेपर पे जब इसको ऐसे लिख रहे हैं तब तक ये ठीक है, वैलिड है,
लेकिन जब हमको कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखना है, तो आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा ये डिवाइडेड बाय 100 जो है, ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ है, p into r into t, नॉट जस्ट विथ t by 100, ठीक है ना? ये दोनों में फ़र्क है। पहले जो हम रखे थे विदाउट ब्रैकेट, उसका मतलब था p into r into t by 100। अब क्या मतलब है उसका? p into r into t पहले कर लो, देन डिवाइड द होल रिजल्ट बाय t, बाय 100। सो ये ब्रैकेट का इम्पोर्टेंस हम लोग को देना पड़ेगा वहाँ पे। जब भी इस एक पूरे एक्सप्रेशन के साथ एक डिवीजन ऑपरेशन आता हो, तो पूरे एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना चाहिए, और उसके साथ अगर सिंगल डिवीजन है, तो वो बाद में उसके पीछे चला जाएगा। ऑल्सो वी मस्ट एंश्योर कि यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए। क्या सारे इंटीजर में हो सकते हैं या होने चाहिए? या बेस्ट या मोस्ट लाइकली हमारा डेटा टाइप क्या हो सकता था? प्रिंसिपल अमाउंट, आप मोस्ट लाइकली बैंक में जाते हो तो एक 10 के 100 के फैक्टर में पैसा जमा करते हो, है ना? 500 जमा कर दीजिए, 1000 जमा कर दीजिए, 1200 जमा कर दीजिए। आप कभी 1220 रुपए 25 पैसा लेकर के नहीं जाओगे, है ना? ये बैंक में भी पता है कि हमें मोस्ट लाइकली एक क्या बोले हम, अ, एक राउंड राउंड ऑफ वैल्यू को लेकर के जाना चाहिए होता है, या यूजुअली लोग राउंड ऑफ वैल्यू ही लेकर के जाते हैं, वेरी रेयरली, या जिनका काम वैसा है कि फ्रैक्शन में आता है। अगेन कोई 25 पैसा 50 पैसा ऐसे करके नहीं लेके जाता होगा। कोई 2220 रुपए लेकर के चला गया, है ना? 5540 रुपए लेकर के चला गया, तो दैट इज अनदर थिंग। बट मोस्ट लाइकली अगेन आप वहां पे भी इंटीजर वैल्यू ही लेकर के जा रहे हैं। सो हमारा जो प्रिंसिपल है वो इंटीजर में आता है मोस्ट लाइकली। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक में जब भी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो क्या दिखाता है हमें? फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाता है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? लोन लेने गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 9.25। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या आर वेरिएबल जो है, ये मोस्ट लाइकली आपके एक्सप्रेशन में एक फ्रैक्शनल वैल्यू अपने अंदर होल्ड कर रहा होगा, 7.0, 7.25, 7.99, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव टी फॉर टाइम। टाइम को भी हम लोग लेते हैं यूजुअली 4 साल के लिए लीजिए, 5 साल के लिए लीजिए, 8 साल 10 साल के लिए ले लीजिए। कभी कोई नहीं बोलता 4 साल 2 महीने के लिए ले लीजिए, 4.3 इयर्स के लिए कोई ले लीजिए स्कीम को। नो, इफ अ स्कीम इज देयर दैट हैज टू बी ऑन अ कांस्टेंट डेफिनिशन, तो वहां पे हमारे पास टाइम जो रहता है वो 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 महीना, समथिंग लाइक दैट। आप कभी भी उसको 0.25 इयर्स करके डिक्लेयर नहीं करते हो। क्लियर है यहाँ तक? शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट वन। Input the marks of 3 subjects and display the total marks and average marks. 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स यूजर से इनपुट कराना है, टोटल मार्क्स इवैल्यूएट करना है और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके प्रिंट कराना है। इस प्रोग्राम में हम लोग को 5 वेरिएबल चाहिए है, 3 इनपुट के लिए, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स मांगा है। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि ये तीनों वेरिएबल क्या सेम डेटा टाइप के होंगे या डिफरेंट डेटा टाइप के होंगे। अगेन कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे लेना प्रेफरेबल। नेक्स्ट थिंग इज 2 वेरिएबल और चाहिए टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स के लिए, टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। टोटल मार्क्स में क्या करना है हम लोग को? जितने सब्जेक्ट का मांगा है सबको जोड़ करके दिखा देंगे, ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। एवरेज मार्क्स में क्या बोल रहा है? जितना हमारा टोटल मार्क्स निकला सारे सब्जेक्ट को मिला करके, दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट का नाम लिया है, तो तीनों सब्जेक्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, सो व्हाटएवर रिजल्ट विल हैव दैट विल बी द एवरेज मार्क्स, राइट? अगेन Yes, sir. एवरेज मार्क्स जो है हमारा वो हाईली लाइकली, क्योंकि अपन डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय 3, बाय 4, बाय 5, समथिंग लाइक दैट। तो हाईली लाइकली है कि हमारा रिजल्ट जो एवरेज मार्क्स का वो भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही देगा, ठीक है? तो बेस्ड ऑन ऑल दोज इनपुट सिनेरियोज, आई विल गिव यू ऑल 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। 5th क्वेश्चन को आप लोग प्रोग्राम बना करके दिखाइए। हो पाएगा? Yes, sir. Yes, sir. गुड, गो अहेड, बना करके मैम के साथ शेयर कीजिए एंड विल डिस्कस इट फर्दर।
सर फिफ्थ नंबर ना? यस, ये टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स वाला। ओके। Sir, one issue is there. यस, Uh, when we take one variable to find average, then what is the data type? ये तो आप प्रोग्रामर हो, आप डिसाइड करोगे ना। Float होगा ना? Whatever data type you are going to take, you have to justify it, Risha. ठीक है, हम्म। ये एज अ प्रोग्रामर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको डिसाइड करके और जस्टिफाई करना है कि व्हाई यू हैव कंसीडर्ड a particular type of data type and why not the another one. Okay.
Is it done, both of you? No, sir. Risha, what is the update? Sir, I need 2 minutes more. Okay, Sir, done. Sir, I have sent this to ma'am. okay. What I'll do in the meantime, I'll okay, ma'am has sent it to me. रवि, आपने फ्लोट में एक वेरिएबल लिया है. Yes, sir. रवि, जिस लाइन में आपने लिखा है d इक्वल टू a प्लस b प्लस c, वहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन छूट गया है. Yes, sir. Then you are printing out total marks as d. Then l इक्वल टू d by 3, वहाँ पे भी सेमीकोलन छूटा है. Sir, E होगा. E is equal to D by 3. हाँ, हाँ, वो वहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है. ओके, सो स्ट्रक्चर वाइज इट्स वेरी गुड, नाइस, ठीक है. आपने अच्छे से क्लीनली लिखा, हर एक इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली मेंशन आउट कर दिया है कि इस बार इंग्लिश का मार्क्स भरो, एक बार हिंदी का मार्क्स भरो, एक बार मैथ्स का मार्क्स भरो, ठीक है. और उसके बाद आपने एडिशन करके पहले प्रिंट कर दिया टोटल मार्क्स, और उसके बाद आपने इवैल्यूएट करके प्रिंट किया एवरेज मार्क्स. सो एवरीथिंग लुक्स गुड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. इंस्ट्रक्शंस सारे कुछ यूजर को समझ में आ रहे हैं इसमें, ठीक है. तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस या अंडरस्टैंडिंग कम हो या इंस्ट्रक्शंस कहीं छूट रहा हो, ऐसा कोई बात नहीं है. इट्स वेरी मच क्लियर, वेरी गुड. नाउ the only matter of concern for me is why you have picked int data type for a b c and d. क्या हम जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर हम एक अपने स्कूल कॉलेज का यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, उसमें हमारा स्टेप मार्किंग का पॉसिबिलिटी रहता है. कई बार टीचर्स आउट ऑफ 5 2.5 भी देते हैं, 4.5 भी देते हैं, है ना. नाउ सिंस रवि यू हैव पिक्ड
3 सब्जेक्ट का वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का ले लिया है, सो वहां पे यूजर अगर 2.5 मार्क्स भी दे रहा होगा तो क्या होगा, हर जगह से 0.5 घटता चला जाएगा आपका। तो अगर तीनों सब्जेक्ट में आपका लेट्स से फ्रैक्शनल वैल्यू आने का रहा होगा 22.5, 24.5, 12.5 ऐसे करके, आपने गलत डेटा टाइप पिक कर लिया तो आपके 0.5, 0.5, 0.5 1.5 मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गए। यस सर। ठीक है, 1.5 मार्क्स से आप डिस्टिंक्शन से आप नॉर्मल में आ सकते थे, आप फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन जा सकते थे, आप थर्ड डिवीजन से फेल हो गए। कितना ये रिजल्ट इम्पैक्ट कर गया जस्ट बिकॉज वी हैव पिक्ड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, बट जो बेस्ट डेटा टाइप हो सकता था इस प्रोग्राम के लिए आपने उसे मिस आउट कर दिया, जिसके चलते आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गया। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, सो हम लोग जब भी इस तरह का प्रॉब्लम में फंसते हैं, जैसे ऋषा ने पूछा कि सर एवरेज मार्क्स के लिए कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए, क्वेश्चन में तो कहीं कुछ मेंशन नहीं है ना कि कौन सा डेटा टाइप लेना है, कितना वेरिएबल लेना है, सब कुछ प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्वेश्चन पढ़ करके क्या समझ रहा है, कितना इवेल्युएट कर पा रहा है। और आप कंपनी में जब जॉब करोगे, कि एप्लीकेशन डेवलप करोगे, तो इन्हीं सब चीजों के लिए तो आप कंपनी रख रही है ना, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेकर के आओ, आप प्रॉब्लम्स को समझो और उसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशंस हो सकता है बेस्ट वो लेकर के आओ। वन थिंग इज टू गिव अ सॉल्यूशन एंड अनदर थिंग इज टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ये एक सॉल्यूशन तो रवि आपने जो दिया वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन था? नहीं। बेस्ट सॉल्यूशन ये होता जब हम अपना परफेक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट करते। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली अगर हम इस प्रोग्राम को बना रहे होते, आई वुड हैव सेलेक्टेड ऑल द वेरिएबल्स ऑफ फ्लोट टाइप। तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स के लिए भी हम फ्लोट वेरिएबल लेते, टोटल यस सर। मार्क्स के लिए भी फ्लोट लेते और एवरेज मार्क्स के लिए भी फ्लोट लेते। अब मेरा टोटल मार्क्स 74 आए या 74.0 आए, हमको क्या फर्क पड़ता है ना? हमारे लिए तो दोनों बात एक ही है, 74 लाओ या 74.0 लाओ। वो कंप्यूटर के लिए समझने के लिए कि 74 मतलब इंटीजर वैल्यू है रिटर्न में और 74.0 मतलब वो फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस आपको जब भी एक प्रॉब्लम मिले, प्रैक्टिस हार्ड, खुद से डिसीजन लीजिए कि यहाँ पे बेस्ट डेटा टाइप कौन सा हो सकता था। गॉट माई पॉइंट बोथ ऑफ यू? यस सर। ठीक है, नाउ ये 5 क्वेश्चन जो हम लोग आज देखे हैं, ओके ऋषा कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? No, sir. ओके, सो इसको हम कंक्लूड करेंगे 1-2 मिनट में कि ये 5 क्वेश्चन जो आप देखिए, इसको जब आप पेपर पे सॉल्व करते हो या इवेल्युएट करते हो, सब में एक चीज कॉमन क्या है, इसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स ले रहे हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला जो दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको पुट डाउन करे तो वो प्रोसेस कर रहा है, और लास्ट में रिजल्ट को डिक्लेयर करके या रिजल्ट को प्रिंट आउट करके हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। सो एवरीथिंग इज बीइंग हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस, है ना? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई लाइन को स्किप आउट करके हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और फिर दोबारा घूम करके उस लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी लाइन स्किप नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन देन थर्ड लाइन, एक प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में सारे काम हो रहे हैं, और कोई लाइन हम लोग यहाँ पे स्किप आउट भी नहीं कर रहे। सो दैट इज वाई ऐसा कोई भी प्रोग्राम, जैसा हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, और ऐसा और कोई भी प्रोग्राम आपको मिले जिसमें कोई कंडीशन टर्म्स नहीं मिले, प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके रिगार्डिंग क्या वेरिएबल्स, किस टाइप के वेरिएबल्स लेने हैं, कितने वेरिएबल्स लेने हैं वो ले लो, फॉर्मूला पुट डाउन कर दो, इनपुट करा करके प्रोसेस कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर दो। तो ये सारे प्रोग्राम्स एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, वेयर ईच एंड एवरी लाइन इज बीइंग, या ईच एंड एवरी स्टेप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। You first take the variables, then you take down the input, input के बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, आफ्टर प्रोसेसिंग we produce the output and then we conclude the program। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके आपको पकड़ने की क्या ये प्रोग्राम सीक्वेंशियल टाइप का है या नहीं, ये कैसे पकड़ में आएगा?
तो ये देखो सिंपल सा स्टेटमेंट बोला कि इसको सॉल्व कर दो, है ना, टू कैलकुलेट, टू सॉल्व समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कहीं पे भी इफ, वेदर या ऐसा कोई क्वेश्चन डाउन करने वाला एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि चेक करो, पता करो, फाइंड आउट, है ना, ऐसा कोई टर्म्स नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कोई टर्म्स मिलता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग हम 3 फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्लास में, सीक्वेंशियल, सिलेक्शनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का। सो यहाँ तक में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे कोई भी प्रोग्राम आप लोग खुद से सोच करके एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लुक आउट फॉर द गुड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो यहीं पे रुकते हैं। एनी डाउट टिल नाउ? सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये हम लोग टर्बो सी में जब इनपुट करेंगे ये सारी चीजें कैलकुलेशंस का, तो वहाँ एक और हेडर फाइल ऐड करना होगा ना, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट। .h मैथ का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो वैसे जगह पे, या लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज करना है तो वैसे जगह पे हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। अदरवाइज ये बेसिक सा फॉर्मूला सब के लिए हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन हेडर फाइल का जरूरत नहीं चाहिए। यस ठीक है, सर। ठीक है, सो यहीं पे रुकते हैं। 2 दिन हॉलीडे है, हैप्पी होली इन एडवांस, एंजॉय कीजिए अच्छे से। एंड होली के बाद हम लोग फिर रफ्तार पकड़ेंगे और जो बचा कुचा टॉपिक्स है सी का उसको कंप्लीट करके और ये सब टॉपिक्स को आप लोग बहुत संभाल करके नोट डाउन करके रखिए, ताकि हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो इसको हम लोग सीधे इवेल्युएट करेंगे और इसको हम लोग पैरेलली सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ C++। अल्टीमेट एम है C++। सी तो हम लोग अभी फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन जितना अच्छा रहेगा C++ उतनी आसानी से हम लोग कवर अप कर पाएंगे। सो बाय द टाइम एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी होली। ठीक है, थैंक यू। हैप्पी होली सर।